गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूतन पाठशाला। तो आज मैं यहां पर एक और टॉपिक के साथ में प्रेजेंट हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। अगर जो हमारे पास में कोई कॉन्केव सरफेस है तो उसमें रिफ्रैक्शन की कंडीशंस क्या हैं, क्या फार्मूला बनेगा, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स सरफेस की, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है ना। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास में कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा, मोटा सा ग्लास स्लैब नहीं आता है, उसमें आप ऐसे कट लगा दीजिए, इसको ऐसे कट कर दीजिए तो ये वाली सरफेस कैसी हो जाएगी, कॉन्वेक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे पास में एक कोई ग्लास स्लैब है और सबसे पहले ज़रूरी है कि हम फिगर को समझ लें, अदरवाइज डेरिवेशन समझना मुश्किल हो जाएगा। तो समझते हैं फिगर को। यहाँ से देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस एज्यूम की गई है और बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस को हमने लाइट रे ही मान लिया है, या लाइट रे को ही हमने प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया, आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे ऐसे भी एक जा सकती है सीधी, ठीक है ना। और जो लाइट रे सीधे जाती है, या कह ले जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाए, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है। जो परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर हो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बिना डेविएशन के वो सीधे निकल जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को लाइट रे कह सकते हैं या लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया गया, आप ऐसा सोच सकते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट सोर्स है ये, यहाँ से निकलने वाली लाइट रे सरफेस पर पड़ रही है और ये इसमें रिफ्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। ये नॉर्मल है, ठीक है ना। यहाँ पर सरफेस पर नॉर्मल खींचा और रिफ्रैक्शन में अगर जो रेयर से डेंसर लाइट रे एंटर करती है, ये अपना रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर जाने पर लाइट नॉर्मल की ओर थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। तो यहाँ पर डेविएशन हमें दिखाई पड़ रहा है। अब अगर जो एक पर्सन यहाँ पर खड़ा होकर के इस लाइट रे को ऑब्जर्व करेगा तो उसको लाइट रे कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, उसको लाइट रे ऐसे कुछ पीछे से, ये हमने डॉटेड लाइन से इसको बढ़ा रखा है, यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये डॉटेड लाइन से अगर जो हम लाइट रे बढ़ाएंगे तो ये लाइट रे इसको कुछ यहाँ से, इस वाली लाइट रे को भी अगर जो पीछे बढ़ाया जाए प्रिंसिपल एक्सिस पर, यहाँ पर ऐसे मिलेगी और जहाँ पर लाइट रेज दो मिलती हैं वहीं क्या हो जाता है भैया, इमेज होती है। इमेज फॉर्मेशन में आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा और पीछे भी आप लोग पढ़े हैं, 12th में भी इसके बारे में, मिरर वगैरह में शायद। तो ये अपनी इमेज हो गई। नॉर्मल को यहाँ तक पूरा बढ़ा दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेडियस हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, या वो लाइन जो सरफेस पर परपेंडिकुलर है हमेशा सेंटर से होकर के जाती है। तो नॉर्मल ये हमने कहाँ खींचा था, सरफेस पर परपेंडिकुलर ही तो खींचा था। ये कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे मिला रखा है, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। उसके बाद में इमेज के डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डिस्टेंस दिखाया गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u से रिप्रेजेंट किया गया है। सारे डिस्टेंसेस पोल से हैं, सरफेस का मिड पॉइंट जो है ये पोल है। अब यहाँ पर देखिए पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट ए मान लिया सॉरी, ए से एक परपेंडिकुलर खींचा गया जिसको हमने क्या नाम दिया, AM। ओके, ये अपना SS डैश इसका अपर्चर है। ऑब्जेक्ट से जो एंगल क्रिएट हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में उसको अल्फा कह देंगे। फिर इमेज के साथ में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको बीटा कह देंगे। उसके बाद में नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल जो है, नॉर्मल के साथ में जो हमने एंगल बनाया है इसको हमने गामा कहा है, ठीक है ना। तो 3 एंगल अपने पास हो गया, अल्फा बीटा गामा। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल इंसिडेंट
ये एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एरो लगा के मैंने बाहर से दिखा दिया, ठीक है ना। ये नॉर्मल है अपना, ये, और इसके साथ ये इंसिडेंस रे है, इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और ये अपना नॉर्मल इधर है, इसके बीच जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक हमें स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल रही है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी इसको पीछे बढ़ाया गया है ना, तो एक ये स्ट्रेट लाइन, दूसरा ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन अगर जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये इसके ये वाला अगर जो आर होगा और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बन रहा है, तो इसलिए ये भी आर हो जाएगा। दिख रहा है ना, देखिए ये वाली लाइट रे, ये वाली लाइट रे ऐसे, तो ये आर, तो ये भी आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो आई थिंक फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर जो फिगर क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर जो कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और उनको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। बात करते हैं डेरिवेशन की। यहाँ से हमें फॉर्मूला बनाना है रिफ्रैक्शन का। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्केव स्फेरिकल। ये कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं, कॉन्केव में जो यूज़ किया था। अगर जो किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ऐसे बनाया जाए, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो अगर जो मैं इसको x कहूँ, इसको y कहूँ, इसको z कह दूँ, तो इसके हिसाब से z जो होगा वो बराबर होगा x प्लस वाई के। z इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो ये हो जाएगा अपना, देखिए इन ट्रायंगल, ऑब्जेक्ट से ले लेते हैं पहला ओ ए सी, ये मैंने ए पॉइंट दे रखा है। इन ट्रायंगल ओ ए सी में अपने पास जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये है आई, दिस इज आई इज इक्वल्स टू, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है अल्फा और गामा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ठीक है ना। ये ओ ए सी ये अपने एंगल हो गए, सॉरी ये अपना ट्रायंगल हो गया। इसका एक्सटीरियर एंगल, इस लाइन को बाहर बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, ये बराबर किसके होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के, अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली इसको फर्स्ट कह सकते हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन इन ट्रायंगल आई ए सी, इमेज से ले लेते हैं आई ए सी, इस वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है वो आर है, तो ये आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपना, इसमें देखिए अब ये डॉटेड लाइन वाला देखना है, ये वाला ट्रायंगल, तो ये बी हो जाए, बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आई और आर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो बाय दी स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ में हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जो हम इस मीडियम को फर्स्ट मीडियम कह दें, इस मीडियम को सेकंड मीडियम कह दें, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे 1 and 2, ठीक है ना। 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है तब उस केस में। और 1 and 2 को ही लिखा जा सकता है n2 अपॉन n1, ठीक है ना। ये हम लोग 1 and 2 को लिख सकते हैं, इसे मैं रेज कर देता हूं। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n1 को इधर लेकर के आइए, तो n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर, n2 की साइन आर से मल्टीप्लाई, ये तो इसी के इक्वल में हो गया ना, n1 की साइन आई से यहाँ मल्टीप्लाई, n2 की साइन आर से यहाँ मल्टीप्लाई। अच्छा अब देखिए बट
फॉर द स्मॉल अपेर्चर, अगर जो अपने पास में जो ये आपके कॉन्वेक्स सरफेस है इसका अपेर्चर बहुत छोटा हो, भाई ये तो मैंने बोर्ड पे बहुत बड़ा सा फिगर बना रखा है, ये अगर जो बहुत छोटा सा अगर जो कॉन्वेक्स सरफेस हो तो उस केस में क्या बनेगा, फिगर तो सब यही रहेगा, सारे रूल से ही रहेंगे, लेकिन चीज़ें छोटी छोटी हो जाएंगी, एंगल भी छोटे हो जाएंगे, ऑब्वियसली एंगल भी तो छोटे हो जाएंगे अगर जो फिगर छोटा होगा। तो अगर जो एंगल छोटे हो जाते हैं तो हमें पता है स्मॉल एंगल के केस में अपेर्चर अगर तो छोटा हुआ तो एंगल भी छोटे हो गए, और स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है थीटा के, कॉस थीटा बराबर होता है 1 के, और टेन थीटा भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जब छोटा फिगर होगा तो ए पी के बहुत क्लोज होगा। अब जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कोई डिस्टेंस वैल्यूएबल नहीं होगा, यानी कि जो m है, ये जो पॉइंट m है ये लगभग ऑलमोस्ट p पर लाई करेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है अभी आगे। ठीक है ना। अगर जो अपेर्चर छोटा होगा, भाई अपेर्चर छोटा हम लेते क्यों हैं, आप जब देखते हैं, समझिए इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो इसका अपेर्चर छोटा है, ये फिगर इतना बड़ा बनाया है समझाने के लिए, इतनी बड़ी सरफेस है कोई छोटी सी, उस पर भी यही रूल्स लगेंगे, ऐसे ही फिगर बनेगा, छोटा बनेगा, और एंगल बहुत छोटे छोटे क्रिएट हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे एंगल बनेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये वाला केस साइन थीटा थीटा के बराबर, कॉस थीटा अगर जरूरत पड़े तो 1 होता है स्मॉल एंगल में, टेन थीटा बराबर थीटा, ये मैथमेटिक्स में बच्चे अपना पढ़ते हैं, एक्सपेंशन से ये निकल के आता है। और अगर जो फिगर छोटा बनेगा तो ये m लगभग p के बहुत क्लोज हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो m ऑलमोस्ट p पर लाई करेगा। दूसरा हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारी आंखों में जो पुतली होती है ना, बीच का गैप, वो गैप जो है कम होने की वजह से कितना भी बड़ा फिगर हो, लाइट रेज तो उतनी इंटर करनी है। तो अगर जो आप इसको देखोगे तो इतनी दूर की लाइट रेज आपकी आंख में इमेज नहीं बनाती हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस की लाइट रेज इमेज बनाती हैं, तो वहां पर भी स्मॉल एंगल ही क्रिएट होता है। खैर, तो ये अभी आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में अपेर्चर बहुत छोटा है, स्मॉल अपेर्चर है, और स्मॉल अपेर्चर है तो सारे एंगल्स छोटे हो जाएंगे, उस केस में साइन थीटा थीटा हो जाएगा, टेन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो बट फॉर दी small aperture of convex surface, sin i इज इक्वल टू आई, साइन आई आई हो गया, और साइन आर किसके बराबर हो गया भैया, आर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, देयर फॉर n1 आई, साइन आई की जगह आई लिख दिया, इज इक्वल टू n2 साइन आर की जगह क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब क्या करेंगे, r और i की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, तो ये वाली वैल्यूज उठा करके यहाँ पर पुटअप कर देनी है। 10 n1 i की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 r की वैल्यू है बीटा प्लस गामा। ठीक है भाई। तो अब यहां पर देखिए, इसको क्या कर देना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है, n1 की अल्फा से मल्टीप्लाई तो n1 अल्फा, फिर ये n1 गामा हो जाएगा, n1 गामा दैट्स इक्वल टू n2 बीटा और फिर n2 गामा, n2 बीटा प्लस n2 गामा, गामा वाले टर्म से एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ तो n1 अल्फा, इसको इधर ले आते हैं माइनस का n2 बीटा इज इक्वल्स टू दिस इज n2 अल्फा एज इट इज, और n1 गामा, सॉरी इट इज n2 गामा एज इट इज नोट कर लेंगे, n1 गामा को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, n1 गामा माइनस का उधर हो जाएगा, तो n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इज इक्वल्स टू, इसमें से गामा कॉमन ले सकते हैं,
तो हो जाएगा n2 माइनस n1 और ये क्या हो गया, गामा हो गया। ठीक है ना, तो इतना समझ में आया ना। पहले ये बताइए, इसको हम लोग इक्वेशन कह सकते हैं 1 2 और ये वाला इक्वेशन हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, तो वीडियो को पास करके ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिगर से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज पुट अप कर देंगे इसमें। तो अल्फा बीटा गामा हम निकालेंगे कैसे, तो अल्फा बीटा गामा तो एंगल है, हमें एंगल की वैल्यूज चाहिए। तो एंगल हमें कहाँ से मिल सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, क्योंकि अपेर्चर छोटा है तो हम या तो साइन थीटा यूज़ करें, साइन थीटा को थीटा कह के निकालें स्मॉल अपेर्चर के केस में, या फिर कॉस थीटा को थीटा कहें, या फिर टेन थीटा को थीटा कहें। कन्वीनियंट क्या रहेगा, टेन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में कॉस थीटा को 1 कहें, लेकिन अब वहाँ पर कॉस थीटा अगर तो यूज़ करते हैं तो 1 तो यहाँ पर कुछ है नहीं, कॉस थीटा तो 1 हो जाना है ना भाई। कॉस थीटा अगर यूज़ करते हैं तो अल्फा बीटा गामा का कोई रोल नहीं बचेगा, स्मॉल अपेर्चर में तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हमें अल्फा बीटा गामा चाहिए। तो साइन थीटा अगर तो यूज़ करते हैं उसमें हाइपोटेनस इंक्लूडेड है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो है ये क्या है, लाइट रेज है, ये इनके डिस्टेंस को मेजर करना थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होगा, तो जो कंफर्टेबल हमारे लिए है वो टेन थीटा है। देखिए कैसे, देखिए सिंस अपेर्चर इज स्मॉल, अपेर्चर स्मॉल है, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपना है यहाँ पर, देखिए अल्फा ये है, इसके आगे ये परपेंडिकुलर मिल रहा है ए एम, बेस क्या है अपना ओ एम। अब चूंकि अपेर्चर छोटा ही हम पहले ही कह चुके हैं, और उस कंडीशन में m क्या होगा, p के बहुत क्लोज होगा, बहुत नज़दीक, तो वो जो इतना थोड़ा सा डिस्टेंस होगा इनके बीच में उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि p ऑलमोस्ट m जो है ऑलमोस्ट p पर लाई कर जाएगा। तो जितने डिस्टेंस m के हैं वो हम लोग p के डिस्टेंस के रूप में लिख सकते हैं। तो am अपॉन ओ एम को हम लोग लिख सकते हैं am अपॉन ओ एम की जगह OP लिख दिया। सो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, am है अपना, इसकी हाइट को अगर तुम लोग h कंसीडर करें, मान लेते हैं am की हाइट कितनी है, h है, वैल्यू am की h, या आप am को am भी लिख करके छोड़ सकते हैं, आप x मान सकते हैं, डजेंट मैटर, वो आखिर में कट जाना है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो am की वैल्यू h कह दी, और बेस OP ये अपना u है, देखिए फिगर में। और चूंकि साइन कन्वेंशन का रूल सभी को पता होगा, मैंने बताया अभी लास्ट वीडियो में कि पोल से लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं ना, पोल को ओरिजिन मानते हैं, पोल के लेफ्ट साइड में माइनस के सारे डिस्टेंसेस, पोल के राइट साइड में प्लस के डिस्टेंसेस रहेंगे। तो ये u अपना लेफ्ट साइड में है, पोल के लेफ्ट, और पोल के लेफ्ट सब माइनस रहेंगे, तो ये माइनस का u हो जाएगा। इसी तरीके से बीटा निकालिए, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बीटा के लिए भी परपेंडिकुलर एक ही है, am अपना, और im, बेस क्या काम करेगा, im ही तो काम करेगा, im को हम लोग क्या कह सकते हैं, ip कह सकते हैं। सो नाउ बीटा इज इक्वल्स टू am की वैल्यू h रहेगी, और ip डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो ये v से रिप्रेजेंट किया गया है, और चूंकि पोल के लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस v हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए गामा इज इक्वल्स टू टेन गामा, ठीक है ना, तो गामा इज इक्वल्स टू टेन गामा, दिस इज am, दिस इज आल्सो, यहाँ पर देखिए ये अपना गामा एंगल है, तो टेन गामा के लिए परपेंडिकुलर am हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा cm, am एज इट इज, cm को हम लोग cp भी लिख सकते हैं। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, am है h और cp क्या है r है,
और ये राइट साइड में इसलिए माइनस नहीं लगेगा, प्लस का ही रहेगा, H/R। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकल आई। अब आपको समझ आया होगा कि हम लोग tan का यूज़ क्यों किए, क्योंकि परपेंडिकुलर और ये बेस इनको मेज़र करना आसान था। हमें पता है लाइट रे यहाँ पड़ रही है और यहाँ से हम परपेंडिकुलर मेज़र कर सकते हैं, सोर्स का डिस्टेंस या जो भी निकालना है निकाल सकते हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। खैर, तो अब यहाँ पर देखिए इन वैल्यूज़ को उठा के कहाँ पुटअप कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। पुटिंग these values of alpha, beta and gamma in equation थर्ड, इक्वेशन 3 में पुटअप करिए। तो यहाँ पर देखिए N1 अल्फा, N1 अल्फा की जगह पर H/-U, उसके बाद में माइनस का N2, बीटा की जगह क्या पुटअप हो जाएगा, H/-V, फिर इक्वल टू N2 माइनस N1, गामा की जगह वैल्यू क्या पुटअप हो जाएगी, H/R। ठीक है भाई, इधर वाला अब मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इक्वेशन का काम खत्म हो गया, हमने वैल्यू पुटअप कर दी है। देखिए यहाँ पर H दोनों में कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, H बाहर ले लिया तो ये बचेगा N1/-U, फिर ये वाला माइनस इसके साथ में प्लस हो जाएगा और ये तो H कॉमन में आ गया तो ये हो जाएगा N2/V, N2/V। नाउ इट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1, ये एज इट इज नोट कर लेंगे, H/R हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए H इधर भी है, H इधर भी है, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं N2/V, प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस N1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। तो ये अपना फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इसमें थोड़ा सा हम लोग एक केस अप्लाई कर लेंगे, इसको आप वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या केस अप्लाई करेंगे, चूंकि देखिए अगर जो हम कह दें इफ N2/N1 इज इक्वल्स टू N, N2/N1, देखिए 1N2 का मतलब क्या हुआ, 1N2, इसका मतलब हुआ N2/N1 और इसी को हम सिर्फ N कह दें, ठीक है ना, कन्वीनियंट रहेगा थोड़ा सा। एक बेसिकली N का मतलब है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्टिकुलर मटेरियल का गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, उस केस की बात कर रहे हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, बट स्पेशल केस के अगर जो हम कहें कि N1 अपना एयर ही रहे, दूसरा मीडियम में वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कोई भी सरफेस, किसी भी मटेरियल की सरफेस हो सकती है, उस केस में हमें क्या करना है, N2/N1 को N कह देना। अब N2/N1 तो यहाँ है नहीं, तो क्या करते हैं, N2/N1 से सभी न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, E अपॉन में V अपॉन में U, N2/N1 माइनस N1/N1 डिवाइड बाई R, ठीक है ना। तो इसको भी N1 से डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, दोनों तरफ के न्यूमरेटर में हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये N1 कट जाएगा, N2/N1 N बन जाएगा अपॉन V, माइनस यहाँ तो 1 बचा अपॉन U, ये N2/N1 N हो गया, यहाँ भी 1 बचा माइनस 1 अपॉन R। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला बिल्कुल कॉनकेव सरफेस वाला ही है, दोनों फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डेरिवेशन में डिफरेंस है बस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर जो कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है और कोई बात यहाँ पे समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे वीडियो को और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सके। और अगर जो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।